हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअलाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम करेंगे दिसंबर महीने का 2019 का पेपर। और आज 25 जुलाई 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2019 में ये जो पेपर हुआ था ऑनलाइन हुआ था और दिसंबर के महीने में हुआ था। कोरोना की वजह से 2020 में आज जुलाई हो गया है और जून का पेपर अभी तक नहीं हुआ, सब कुछ डिले की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ए वी शेप्ड ब्लैक ग्रेनाइट वॉल मेमोरियल टू डेडिकेट द वियतनाम वेटरनर्स इज मेड बाय। देखिए जो ये वी शेप का ब्लैक ग्रेनाइट की वॉल बनी हुई है ना, तो ये वियतनाम के अंदर बनी है। ये यानी इसका डिजाइनर कौन है, यानी मेमोरियल टू डेडिकेट टू इज मेड बाय, तो इसका डिजाइनर कौन है ये पूछा गया है। तो ये माया लिन द्वारा डिजाइन किया गया है और वियतनाम को, यानी जो यहाँ पे मर गए थे लोग, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसमें करीब 58,000 लोग मरे थे। ठीक है, किल कर दिए गए थे, जैसे हमारे जलियांवाला बाग हुआ था वैसे वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ था। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ रेजिनोस इज यूज फॉर अलोइंग। जो रेजिन है ना, रेजिन से ही ये रेजिनोस बनेगा और रेजिन ही इसका मेन कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या अलोइंग है इसमें, यानी फॉर अलोइंग किस लिए यूज किया जाता है। तो अचीव एडिशनल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये एडिशनल स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। और अल्टर कलर फॉर अपीयरेंस, और थोड़ा सा कलर में भी चेंज आता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ती है जब रेजिन की, तो वो थोड़ा सा कलर में भी चेंज आता है, यहाँ पे सही कहा गया। और फिर देखते हैं इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगर आप लोहे वगैरह पे करते हो रेजिन से ये, तो ये जो जंग से भी बचता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पानी और हवा का जब मेल होता है जब भी हमारा लोहे में जंग लगता है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है दोनों का मिलना। तो यहाँ पे सी भी सही है हमारा। डी देखते हैं, मेक इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन ये आसान कर देता है, तो ये गलत है। और बाकी तीन हमारे सही है। ए बी सी देख लो आप कहाँ पर है, ए बी सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, पेंटिंग ऑफ रेनेसांस पीरियड आर फेमस फॉर। रेनेसांस की जो पीरियड की पेंटिंगें हैं वो किस लिए फेमस थी। उसमें बिल्कुल लाइनर पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल चेरोस्केरो जिसके लिए कैरोवेजियो जाने जाते हैं वो फेमस है काफी। फास्ट मोशन, फास्ट मोशन कहीं ना कहीं दिखता नहीं है हमें उसके अंदर। और नेचुरलिज्म ऑफ फॉर्म, नेचुरलिज्म फॉर्म थोड़ी बहुत हमें उसमें दिखती है। ठीक है, बाकी हमारा फास्ट मोशन नहीं है, इसको छोड़ के जो भी आंसर है वो लगा लो, सी सी सी। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, आरजी कॉलिंगवुड वाज। आरजी कॉलिंगवुड आपको भी पता है एक आर्ट हिस्टोरियन है, और ये ब्रिटिश फिलोसोफर है और आर्ट हिस्टोरियन है। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही है, तो हमें भी वैसे दो चूज करने हैं, तो बी और सी हमारा ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 से सेकंड को जोड़ना है। तो नागजी पटेल का सबसे प्यारा काम ये बानियान ट्री है। आपने देखा होगा कि ये लंबे से ऐसे पेड़ बना रखे हैं, ऐसे 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 पेड़ बना रखे हैं दो। ठीक है, उसको नाम दे रखा है, क्या नाम दिया है, बानियान ट्री। ठीक है, पीपल का वृक्ष कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये बानियान ट्री बड़े अच्छे बनाए, बड़े बड़े पत्ते देखेंगे आप इसके अंदर ऐसे बनाया हुआ है। और नागजी पटेल के मेरे को एक और काम अच्छा लगता है जिसमें, और यूजीसी में भी पूछा जाता है उसके बारे में बकायदा, और उसका नाम है अबेकस। ठीक है, अबेकस। अबेकस क्या होता है, बच्चों की यानी लर्निंग का वो बहुत बढ़िया अच्छा जरिया होता है।
आप उसको अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे। आपने कभी सीख कबाब या वगैरह कुछ ऐसे आलू टिक्का खाया हो पनीर का, तो वैसे दिखता है ये एबेकस। ठीक है, एबेकस का मतलब तो बच्चों की लर्निंग वाला ही एक टूल होता है तो ऐसा कुछ है एबेकस। ठीक है, आप समझ जाओगे। तो ये नागजी पटेल का काफ़ी फेमस है और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नागजी पटेल का बानियान ट्री। अब जी रविंद्र रेड्डी का आ जाएगा ये गर्ल विथ फॉरएवर, और पुष्पमाला ये आ जाएगा एंड देन व्हाट हैपन। एंड देन व्हाट हैपन कई यानी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। एंड देन रिमजान का आ जाएगा मैन इन ए चौक सर्कल। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अराउंड 10 से 20% गारंटीड प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। अब ये आपके ऊपर होता है उस प्रीवियस क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से परसीव करते हो, तभी वो 10 से 20% आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इंटरनेशनल पेपर साइज इज। अब यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर साइज पूछा गया है। A1 है, A2 है, A3 होता तो वो भी, A4 होता तो वो भी, बट डमी साइज एक इंटरनेशनल नहीं है। ये रीजनल साइज कह सकते हो आप, जैसे यूएस वगैरह में। क्राउन साइज ये भी इंटरनेशनल नहीं है। तो जो ए और बी है ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, विच केव ऑफ अजंता आर फेमस फॉर इट्स म्यूरल। ठीक है, जो अजंता की जो गुफाएं है वो किन गुफाओं के लिए जो उनकी म्यूरल है वो फेमस है, किन पेंटिंगों के लिए। 29 केव्स है इसके अंदर, बिल्कुल सही। और 29 और कहीं पे 30 हो तो वो भी सही आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में जो मिली थी 15A करके थी वो गुफाएं, वो थोड़ी सी बाद में मिली थी। तो 30 यानी 5 चैत्यास, यहाँ पे बिल्कुल 5 चैत्यास मिले हैं, जैसे 9, 10, 19, 26 और 30 की ये जो गुफाएं नंबर है, गुफा के नंबर हैं। इन गुफाओं के अंदर ये जो चैत्यास है मतलब पूजा के लिए यूज की जाती थी। ऑल विहार में यानी हमें म्यूरल नहीं मिलते, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, पेंटिंग्स नहीं मिलेगी। और द नंबर आर गिवन बाय मिस्टर फर्ग्यूसन, और ये नंबर दिए गए थे मिस्टर फर्ग्यूसन द्वारा, तो ये सही है, डी भी हमारा सही है। तो हमारा ए, बी और डी सही है, सी हमारा नहीं होगा सही, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बुद्धिस्ट साइट विच फ्लरिश्ड अंडर कुषाण पीरियड आर सिचुएटेड एट। अब हमें बताना है कि जो कुषाण समय में सिचुएटेड ये जो बुद्धिस्ट साइट थी वो कौन कौन सी थी जो फ्लरिश हुई। कंकाली टीला मथुरा बिल्कुल सही, बरहुत नहीं, बरहुत शूंग के समय में हुआ था फ्लरिश। और संगूल बिल्कुल, पेशावर बिल्कुल। तो हमारा ए, सी, डी सही होगा, तो यहाँ पे ए, सी, डी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर ऑफ इन मेसोटिंट एंड ड्राई पॉइंट। अब हमें जो सिमिलैरिटी है मेसोटिंट और ड्राई पॉइंट में वो बताना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हार्डनेस नहीं, सॉफ्टनेस हाँ, सॉफ्टनेस में यानी दोनों में आपको सिमिलर पाएंगे, फ्लैट तो होता ही है बट मेसोटिंट में टेक्सचर होता है। और ड्राइनेस नहीं, जो दोनों में कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्टनेस पे आकर मिलता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इन 1941 अमेरिकन स्कल्पचर लुइस नेवल्सन एक्सपेरिमेंटेड विथ। देखिए लुइस नेवल्सन ये अमेरिका की आर्टिस्ट है, ये थोड़ी सी इमिग्रेट है, मतलब कहीं और से आई थी यूरोप की साइड से, बट अमेरिका में आके ये सेटल हुई थी। और अमेरिका में इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। इसने काइनेटिक स्कल्पचर में एक्सपेरिमेंट किए और लाइट एंड साउंड शो, ये सारे इसने काम किए इनमें, इन दोनों में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ बुद्धा ऑफ गुप्त पीरियड
फाउंड फ्रॉम सुल्तानगंज इज केप्ट इन विच म्यूजियम। देखिए जो सुल्तानगंज का बुद्धा है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है, तो ये बुद्ध का है बर्मिंघम पैलेस के अंदर, और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, ये बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, हु हैड गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का पता लगाना किसने दी। आर्ट डज नॉट रिप्रोड्यूस द विजिबल रादर इट मेक्स विजिबल। ये बहुत अच्छी लाइन है जो पॉल क्ली ने दी है। पॉल क्ली की मेरे को काफी अच्छी लाइंस लगती है। जैसे एक लाइन बहुत अच्छी थी इनकी, जैसे आप जो दिन है आपके लिए लंबा भी है और छोटा भी है ना। अ डे इज लॉन्गर इफ यू थिंक एंड शॉर्टर इफ यू थिंक। बहुत अच्छे अच्छे यानी कोट लिखते हैं पॉल क्ली, मेरे को भी अच्छे लगते हैं इनके कोट, और आप भी इनके कोट्स वगैरह देखिए अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, विच टेक्निक वाज यूज्ड बाय मार्क्स अर्नस्ट इन हिज वर्क। जो ये मार्क्स अर्नस्ट है इन्होंने यानी किस टेक्निक में यानी काम किया, वर्क को अडॉप्ट किया, तो वो बताना हमें। तो इन्होंने मोन्टाज में भी किया, फोन्टाज में किया, और फ्रेस्को में नहीं किया, कोलाज में किया। देखिए जो मार्क्स एंजर्स थे ना, ये काफी यानी सररियलिस्ट के आर्टिस्ट थे, और सररियलिस्ट जो एक दादाइज्म से यानी काफी इंस्पायर था सररियलिस्ट। ठीक है, तो ये काफी उनमें काम किया करते थे, और ये दादाइज्म के भी आर्ट मूवमेंट में वर्क किया इन्होंने। तो इन दोनों मूवमेंट में मोन्टाज, फोन्टाज और कोलाज का भरपूर योग किया, यानी उपयोग किया जाता था, और टेक्निक बहुत अप्लाई की जाती थी कैनवस वगैरह पर। ठीक है, तो हमारा सी को छोड़ के सारे सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी को हटा दो, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, ऋत्विक घटक मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन 1975 इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग एंड डिस्कोर्स ऑन, यानी किसके ऊपर बनाई है। तो ये बनाई है सोमनाथ नहीं राम किंकर बैच के ऊपर बनाई गई है ये फिल्म। और राम किंकर बैच आप देखोगे इस फिल्म को, ये फिल्म ना यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो इसको प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि उस समय के जो राम किंकर दास आपको दिखेंगे, राम किंकर बैच, उनके यानी वर्ड्स वगैरह थोड़े बंगाली यूज कर रहे हैं, बट टाइटल में आपको दिख जाएंगे इंग्लिश में वो। और ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये जो घटक थे ना, ये फिल्म पूरी कर नहीं पाए। 76 में इनकी डेथ हो गई थी घटक की, ऋत्विक घटक की, और ये फिल्म ना अधूरी रह गई। बट जो इनके फुटेज थे ना, वो आगे के जाकर कई लोगों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया, और ये आप यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में बता रखा है कि घटक कैसे 76 में उनकी डेथ हो गई थी, और उस सारे फुटेज को यूज करके उसको यानी डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 1 से सेकंड को जोड़ना है। विलियम हाइटर, स्टैनली विलियम हाइटर बहुत फेमस यानी जो विस्कोसिटी का यानी इन्होंने इन्वेंट किया था, तो आप यानी पता होना चाहिए आपको, ये ब्रिटिश कलाकार है, और इनका जन्म 1901 में हुआ था। रेम्ब्रांट ये डच कलाकार है, और इनका जन्म 1606 नीदरलैंड के अंदर हुआ था। फिर आते हैं अल्बर्ट ड्यूरर, जो एक जर्मन प्रिंट मेकर है, यानी बेसिकली सारे ही प्रिंट मेकर हैं। और अल्बर्ट ड्यूरर का मैं जन्म बताते हैं यहाँ पर। ड्यूरर का जन्म है 1471, और ये जर्मन कलाकार है। फ्रांसिस्को गोया आते लास्ट में, जो स्पेनिश कलाकार है, स्पेनिश कलाकार है, और इनका जन्म हुआ था 1746 के अंदर। तो हमारा सही सीक्वेंस सारा लग गया है यहाँ पे, 3 1 2 4, तो हमारा 3 1 2 4, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, ग्राउंड प्लान ऑफ टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इज। देखिए शेरशाह सूरी का जो ग्राउंड प्लान है ना, वो बताना है हमें। ग्राउंड प्लान देखिए, जो 8 साइडों का यानी 8 प्लेन होगा ना यहाँ पे,
यहाँ पे 3 और ये 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 और ये 8, ये 8 यानी साइड का ना, इसको कहते हैं हम ऑक्टेगनल। ठीक है, आपको 8 फेस देखने को मिलेगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑक्टेगनल। ऑक्टेगनल ये हमें मिलता है शेरशाह सूरी का जो एक ग्राउंड प्लान है ना, शेरशाह सूरी का मकबरे के अंदर हमें ये ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है। ठीक है, और शेरशाह सूरी का ये आपको मकबरा पता ही होगा, सासाराम बिहार के अंदर पड़ता है, सासाराम बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर पड़ता है, और ये बना था 1540 से 45 के बीच में बना था ये। और बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसके यानी अगल बगल ना आर्टिफिशियल लेक बना रखी है, और यहाँ पे बीच में एक रास्ता, तो बहुत अच्छा लगता है ये ना। आप गूगल पे भी इसकी तस्वीर देख सकते हो, अगर आप बिहार की साइड रहते हो तो आप वहाँ पे आपको पता ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर रिलेटेड टू फाइल फॉर्मेट। देखिए, फाइल फॉर्मेट का पूछा गया है, मतलब डिजिटल फॉर्म में जो होती है हमारी फाइल, जिसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू रेडी करते हैं, उस फाइल फॉर्मेट का बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए, जो CMYK होता है ये कलर मोड होता है, और PNG एक हमारा फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमारा ये वाला तो सही होगा, और GIF हमारी मूविंग इमेज है, तो ये नहीं होगा। फाइल फॉर्मेट कॉम्बिनेशन बताना है फाइल फॉर्मेट का, ये भी फाइल फॉर्मेट है बट कॉम्बिनेशन बनाना है। RGB हमारा एक स्क्रीन वगैरह का कलर ग्रुप है, तो हमारा PNG और RGB का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि देखिए PNG की जो इमेज आप देखोगे उसके अंदर RGB वाले ही कलर दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारा B और D ऑप्शन में बिल्कुल सही होगा, तो वो है ऑप्शन हमारा 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक पीरियड विद इन द परमिसेस ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स आर। देखिए, अगर आप नई दिल्ली की साइड यानी दिल्ली के अंदर रहते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली के अंदर यानी चारों हमें दिल्ली के अंदर मिलेगी, बट जो एक कुतुब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, कुतुब मीनार का जो परिसर है इसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें अलाई दरवाज़ा मिलता है, अलाई मीनार मिलती है, और ये कुव्वत उल इस्लाम, ये हमें तीनों मिलती है। बट हमें सुल्तानगरी का ये जो मकबरा है ये हमें नहीं मिलता, ये हमें वसंत कुंज की साइड मिलेगा, बट अलाई दरवाज़ा है और अलाई मीनार और ये तीनों हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलता है। ठीक है, तो हमारा BCD वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा BCD, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, असेंडर एंड डिसेंडर आर रिलेटेड टू। असेंडर डिसेंडर हम लेटर वगैरह में यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे टाइपोग्राफी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, मैच द लिस्ट 1 with 2। लिस्ट 1 से 2 को मिलाना है। अल्बर्टो जियोकोमती का यहाँ पे बताना है, ये है सिटी स्क्वायर वाला काम है, इसका बहुत प्यारा काम है, जाके देखिए आप। एडवर्ड पाओलोजी का काम है जापानीज वॉर गॉड, ये ब्रोंज में बनाया है इन्होंने, एडवर्ड पाओलोजी ने जापानीज वॉर गॉड। ठीक है, वार गॉड। फिर आता है एंड्रिया कासिला का काम यहाँ पे वाइट ब्रिज, और जियोर्जो बेसलिट्स आएंगे फिगर विथ रेज्ड आर्म। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऐसा यानी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहते रहा हूँ 10 से 20% के लिए आप रेडी हो जाओ। अगर आप प्रीवियस पेपर से तैयारी कर रहे हो तो 10 से 20% आपका बिल्कुल पक्के यानी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, द बुक प्रेजेंस ऑफ शिवा इज रिटन बाय। ये जो प्रेजेंस ऑफ शिवा की बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा। आपको पता होगा स्टेला कैम्ब्रिज बहुत जानी मानी यानी लेखक है यानी राइटर है, और इसने यानी अपने इंडिया के बारे में बहुत अच्छा से लिखा है, और इन्होंने ही सबसे पहले बादामी की जो केव थी उनका इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए बादामी की खोज का इसको ही श्रेय जाता है, मतलब क्योंकि इन्होंने लिखा और जो लिखा हुआ था वो दुनिया में फैला, तो एक तरीके से खोज करता भी इसको सही माना जा सकता है।
बट इन्होंने इसके बारे में लिखा, खोज करी नहीं करी, बट इन्होंने दुनिया को दिखाया कि बादामी की केव यहाँ पर है। तो हमारे स्टेला कैम्ब्रिज के बारे में बात करें तो इसने ना बहुत सारी बुक लिखी है। प्रेजेंस ऑफ शिवा भी इनकी एक बुक है, और इनकी फेमस बुक मैं आपको बताता हूँ, एक द हिंदू टेम्पल, ठीक है, द हिंदू टेम्पल हो गई। और एक है जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ना, उसका इसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यानी किसने किया है, धर्मोत्तर पुराण, अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है सबसे पहला, तो स्टेला कैम्ब्रिज आएगा, और दूसरी बार किया था आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैं आपके लिए जुटाता रहता हूँ, और 2 किताबें मैं और बताऊंगा आपको जो स्टेला कैम्ब्रिज से रिलेटेड है। एक बता देता हूँ, द आर्ट ऑफ क्राफ्ट, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ त्रावणकोर, ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, ये वाली बुक भी इसी ने लिखी है। और एक लास्ट बुक बता देता हूँ जिससे यानी आपको याद बिल्कुल हो जाएगी, है सर्वे इन पेंटिंग इन डेक्कन, ठीक है, दक्कन की जो पेंटिंग है उसके बारे में इसने लिखा है। तो ये कुछ 4 मेन बुक आपके बारे में मैं यानी आपको मैंने इसके बारे में और बताया, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में यानी जरूरी है क्योंकि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, ठीक है, और चारों ही इंपॉर्टेंट है, और 5वीं तो प्रेजेंस ऑफ शिवा आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल इन उड़ीसा इज नोन एज कलिंगा स्टाइल। अब कलिंगा स्टाइल में जो आर्किटेक्चर यूज करते थे वो एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। जगमोहन बिल्कुल यूज किया करते थे, जगमोहन बेसिकली क्या होता है, मंदिर का अधिष्ठान होता है, ठीक है। फिर आते हैं अम्ल का खापुरी, मैंने आपको बताया होगा जो ये मंदिर के जो टॉप ऊपर वाले जो चीजें होती है उसको मैंने आपको बताया होगा, अक्का से आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसमें पहले आएगा अमल का कलश, नहीं, खापुड़ी, कलश और ओध, अमल का कलश, खापुड़ी और ओध। तो ये सारे सीक्वेंस में आते हैं जो ऊपर होते हैं, हमारे मंदिर के ऊपर होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। जो मंदिर के जो शिखर वगैरह होते हैं ये सारे उसी के अंदर आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हमारा यहाँ पे जगमोहन भी है, अमलका भी है, खापुरी भी है, बट ये अनुशृंगा नहीं है। तो हमारा डी को छोड़ के सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, द टेक्निक ऑफ पेंटिंग एक्सटेंडेड इन कॉर्पोरेट टेक्स्ट एंड कोलाज ड्यूरिंग। देखिए पेंटिंग को अगर यानी कॉर्पोरेट यानी शामिल किया गया किसमें, टेक्स्ट और कोलाज को भी शामिल किया, तो कौन सी टेक्निक थी, तो ये टेक्निक थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्यूबिज्म वाली टेक्निक है जिसमें बहुत सारा यानी टेक्स्ट और कोलाज को काफी ज्यादा इंक्लूड किया गया, एक्सटेंड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियलिस्ट का मैनिफेस्टो किसने डिजाइन किया था, रियलिस्ट का मैनिफेस्टो किया था गुस्ताव कॉर्बेट ने डिजाइन किया था, और इन्होंने अपनी इंडिविजुअल एग्जीबिशन लगाई थी इन्होंने, तब 1885 में इन्होंने रियलिस्ट का मैनिफेस्टो जारी किया था। और मैनिफेस्टो का मतलब होता है यानी कहीं से अपना यानी पत्र लिखवाना, यानी अपने बारे में मैगजीन वगैरह या जनरल में छपवाना, यानी प्रॉपर दुनिया को बताना। मैनिफेस्टो मतलब दुनिया को बताना, जैसे बीजेपी बताती है इलेक्शन टाइम में बीजेपी के मैनिफेस्टो आते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो आते हैं, तो क्या है वो बताती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वैसे ही मैनिफेस्टो आए थे किसके, रियलिस्ट के आए थे।
जिसके बारे में गुस्ताव कॉर्बेट ने एक्सप्लेन किया था, रियलिस्ट क्या है, क्या करता है, क्या एम है, क्या गोल है, सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो किसने लिखा था? फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो लिखा था फिलिप्पो टोमासो मारिनीटी ने, ठीक है। इसने 1909 में ये फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो लिखा और बताया। क्यूबिस्ट का मैनिफेस्टो लिखा था एल्बर्ट ग्लेजेस एंड जीन मेटजीजर, इन्होंने लिखा था 1912 में। और ये मैनिफेस्टो एक बुक के फॉर्म में लिखा था, उस बुक का नाम था ड्यू क्यूबिज्म, ठीक है। ये वाली बुक है, इसमें प्रॉपर लिखा था कि क्यूबिज्म क्या है पूरा, यानी एक एक आर्टिस्ट के बारे में लिखा है, यानी बरोक के बारे में लिखा है, पिकासो के बारे में लिखा है, और जो जो यानी क्यूबिज्म में काम किए सबके बारे में लिखा है, सबके आर्ट स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया गया इस बुक में, ठीक है। और लास्ट का हमारा दादा का मैनिफेस्टो लिखा था हुगो बाला एंड ट्रिस्टन तजारा, इन्होंने लिखा है। और इन्होंने यानी अपना लेख छापा था 1916 के अंदर। लेख मतलब अपना यानी मैगजीन, अपना जो रिटन मटेरियल दिया था वो 1916 में दिया था। तो हमारा हो जाएगा दूसरा, चौथा, 1, 2, दूसरा, चौथा और 1, 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रिंट मेकर्स। हमें समय के अनुसार प्रिंट मेकर्स को लगाना है। तो सबसे पुराना इन चारों में से है रेम्ब्रांट, जिसका जन्म हुआ था 1606, और ये एक यानी नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और एक डच आर्टिस्ट है, ठीक है। गोया जो एक स्पेनिश आर्टिस्ट है, इनका जन्म 1746 के अंदर हुआ। फिर आता है एडवर्ड होपर जो एक यूएस के आर्टिस्ट हैं, मतलब अमेरिकन आर्टिस्ट है, इनका जन्म 1882 के अंदर हुआ। और लास्ट में आते हैं हमारे जेम्स एंसर, जो एक बेल्जियम के आर्टिस्ट है, बेल्जियम, और इनका जन्म 1860 में होता है। तो हमारा सही सीक्वेंस होगा, तो आपको देख सकते हो, सबसे पहले हमारा रेम्ब्रांट आएगा, फिर गोया आएगा, फिर हमारा बेल्जियम का आर्टिस्ट आएगा जेम्स एंसर, फिर हॉपर आएगा। तो हमारा ABDC आ जाएगा, ABDC। आप देखोगे तो ये AB पहला वाला भी सही दे रखा है और दूसरा वाला भी सही दे रखा है। मतलब इन दोनों में से आप कोई सा भी आप टिक करोगे तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। सोमनाथ होरे इज नोन, सोमनाथ होरे किस लिए जाने जाते हैं? तो प्रिंट मेकर है बहुत बढ़िया, जो वुंड सीरीज वगैरह इन्होंने, पेपर पल्प, तो ये प्रिंट मेकर से बहुत जुड़े हुए हैं। ये स्कल्प्टर भी है, ये पेंटर भी है, ये आर्ट क्रिटिक और हिस्टोरियन नहीं है, ठीक है। ये आर्ट हिस्टोरियन नहीं है, तो हमारा इसको छोड़ के, बी को छोड़कर हमारा सारा सही ऑप्शन होगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ACD आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ फॉलोइंग आर्ट मूवमेंट। आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा जो सबसे पुराना है, यहाँ पे मैनरिज्म सबसे पुराना है। फिर मैनरिज्म के बाद आएगा यहाँ पर बरोकी आना चाहिए। फिर आएगा हमारा रियलिज्म एंड देन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो हमारा ये यानी सही सीक्वेंस में ऑलरेडी लगा हुआ है ये। तो हमारे यहाँ पे DCBA, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्कल्प्टर्स। इन स्कल्प्टर को क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन स्कल्प्टर को, और समय के अनुसार लगाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सारनाथ, बुद्धा, यक्षी, डांसिंग गर्ल्स, शिव, नटराज। देखिए डांसिंग गर्ल जो हड़प्पा सभ्यता की है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है, मोहनजोदड़ो से, तो ये सबसे पुरानी आएगी, मतलब सबसे आगे आएगी। तो सी सबसे आगे है, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, पहले आपकी डांसिंग गर्ल आएगी। डांसिंग गर्ल जो हड़प्पा समय की, मतलब बहुत यानी 5000 साल पुरानी। फिर आएगी यक्ष की। यक्ष बोले तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा बनी,
तो ये थर्ड BC की हो जाएगी, मतलब मौर्य काल की हो जाएगी, थर्ड BC। फिर सारनाथ बुद्धा, ये मौर्य के बाद जो आए थे गुप्ता, और तो उस समय का हो जाएगा गुप्ता पीरियड का, जो 4th BC तक चला, 4th AD तक चला था गुप्ता पीरियड। फिर आ जाएगी नटराज की शिवा, जो चोल काल में चली थी और ये 10th सेंचुरी तक चली थी। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस होगा डन सिंगल सबसे पहले आएगा, फिर यानी CBA और लास्ट में D, CBA लास्ट में D। हमारा 4th ऑप्शन पहले ही हम लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चॉडविक वाज अ। देखिए, चॉडविक एक ब्रिटिश स्कल्पटर है जिनका जन्म यूके के अंदर ही होता है 1914 के अंदर। ठीक है, और ये जियोमेट्री ऑफ फियर इनकी कुछ काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जियोमेट्री ऑफ फियर और स्कल्पचर फ्रॉम स्टेट, ये दो इसकी बुक है, बहुत प्यारी प्यारी बुक है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 से सेकंड को मिलाना है। बटरफ्लाई फॉर्मेशन, ये किसका काम है? एन कृष्णा रेड्डी का काम है। वुमेन एंड गॉड, ये काम है के लक्ष्मण गौड का। देवी काम है ज्योति भट्ट का। और लास्ट में द एक्लिप्स काम है सोमनाथ होरे का। तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे हमारा सही सीक्वेंस लग चुका है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्मर शो एन एग्जीबिशन इन न्यूयॉर्क 1913 was organized by। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? आर्मर शो की एग्जीबिशन थी। तो ये ऑर्गेनाइजर थे वॉल्ट कुहान और आर्थर डेविस। और ये क्वेश्चन 2-4 बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बोला हूं ध्यान से देख लीजिएगा, इसे आगे भी आ सकता है। ठीक है, आर्मर शो के लिए नाम आएगा वॉल्टर कुहान और आर्थर डेविस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन इन विच सब्जेक्ट्स फीचर आर एग्जेजरेट। हमें बताना है कि जो एग्जेजरेट किया जाता है फीचर्स को वो क्या है? लैंडस्केप, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, कैरेक्टर। हाँ, कैरिकेचर। कैरिकेचर में आपके लिप्स एग्जेजरेट कर देंगे, कभी आंखें छोटी बना देंगे, कभी नाक बड़ी बना देंगे। तो ये सारा क्या है? ये सारा एग्जेजरेट है, यानी किसी चीज को इतना सारा एग्जेजरेट कर देना, तो सब कुछ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बनाने की कोशिश करी है आपको कैसा लग रहा बताना जरूर ठीक है, आई होप बेकार ही लगा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने, हु इज द स्कल्पटर ऑफ रोंडिनी पिएटा। देखिए, पिएटा बनाई थी माइकल एंजेलो ने, और अगर रोंडिनी आगे आ जाए तब भी माइकल एंजेलो ही हमारा आंसर होगा। आंसर को भटकने मत देना, आंसर को अपने असली स्थान पर पहुंचाना है आपको। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने, विच ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर मेक आउटडोर एडवर्टाइजिंग। देखिए, इसमें पूछा गया है कि आप आउटडोर जब एडवर्टाइज बनाते हैं तो आपको क्या माइंड में ध्यान रखने की जरूरत है। तो बोल्ड पिक्चर हो, बिल्कुल सही। लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। पैकेजिंग तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा गलत। क्या वहाँ पे हम यानी पैकेजिंग थोड़ा ना बना के भेज रहे हैं, हम तो अब प्रमोट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये भी गलत हो जाएगा। तो हम प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट के लिए हम सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जिसमें हम बोल्ड पिक्चर का यूज करते हैं जो लंबी दूरी तक देखी जा सके। और लोकेशन भी बहुत मैटर करता है कि यानी आस पड़ोस में थोड़ा सा कम घिचपिच हो, मतलब लोगों की नजर आसानी से जा सके। ठीक है, तो हमारा ए और बी वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो हमारा ए और बी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, वुड कट हैव बीन अ प्रिंट मेकिंग टेक्निक विच इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर एक्सप्रेशन एंड पब्लिसिटी। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो वुड कट है वो एक प्रिंट मेकिंग की टेक्निक है जो एक्सटेंसिवली यूज होती है एक्सप्रेशन के लिए और पब्लिसिटी के लिए। तो हमारा सेशन बिल्कुल राइट है। रीजन देखते हैं, बिकॉज वुड इज
an easily available, medium and easy to cut। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये अवेलेबल बिल्कुल आसानी से हो जाता है और इजी टू कट होता है, मतलब आसान होता है इसे काटना। किसी भी चाकू छुरी से आप काट सकते हो, अपने नाखून से भी काट सकते हो आप इसे इतना आसान होता है ना। चलिए, हमारा रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो हमारा बोथ है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। के.जी. सुब्रमण्यम वाज नोन एज, देखिए वो पेंटर थे, स्कल्पटर थे और प्रिंट मेकर थे, वो फिल्म मेकर नहीं थे। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे, यानी डी को छोड़कर हमारे सारे सही होंगे यहाँ पे। तो ये रहा डी, ये रहा डी, ये रहा डी, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 से 2 को जोड़ना है। प्रसून जोशी, इनका है एड मेकर, नहीं सेंसर से है इनका काम, इनका ताल्लुकात सेंसर बोर्ड से है। और प्रसून जोशी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कोक की एड निकाली थी, ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, प्रसून जोशी जब एड एजेंसी में काम करते थे, आजकल ये सेंसर बोर्ड के यानी हेड में आते हैं। शाहिद कपूर आपको पता है एक्टर हैं। प्रदीप सरकार एड मेकर हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। और अविनाश पासरीचा फोटोग्राफर है। ठीक है, तो ये सही सीक्वेंस हमारा लग चुका है। हमारा जगह 4 और 4 के बाद 1 फिर 4 3, हमारा हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, हमारा थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। असर्शन कहा जा रहा है, इंडियन पेंटिंग रीच्ड ऑलमोस्ट डेड एंड टुवर्ड द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए 1801 से लेकर 1899 के बीच तक क्या होता है, यानी मुगल का तो राज था ही, बट जब अंग्रेज आते हैं, व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे बंगाल से पूरे इंडिया की ओर फैल जाते हैं। तो उस समय क्या होता है ना, जो आर्टिस्टों की हालत थी, स्पेशली इंडियन पेंटिंग के जो स्टाइल वगैरह थे, आर्टिस्टों की पैट्रोनेज जा रही थी, मतलब उसके संरक्षण जा रहे थे राजा की तरफ से, उनके मालिक भी दूर होते जा रहे थे, तो उनकी हालत सही में ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। ठीक है, तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन दिया जा रहा है, बोथ लेट मुगल एंड पहाड़ी स्कूल एग्जॉस्टेड देयर क्रिएटिव स्पिरिट एंड वाइटलिटी ड्यू टू लेक ऑफ पैट्रोनेज। मैंने बताया कि संरक्षण कम हो गया था, पैट्रोनेज जाता जा रहा था आर्टिस्टों के बाद, यानी पास से उनकी शॉर्टेज की जा रही थी, उनको छटनी की जा रही थी, तो उनकी कहीं से यानी एक उत्साह नहीं मिल पा रहा था, मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे उन्होंने यानी कहीं ना कहीं से यानी उनकी यानी जो स्टाइल था वो लॉस्ट होता गया। तो हमारा रीजन असर्शन दोनों सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। जो एडवर्टाइजिंग का कैंपेन बनाते हैं तो उसका हमें सही सीक्वेंस बताना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें यानी पहले देखना है। तो सबसे पहले यानी ये तो फीडबैक तो हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे, देन मार्केट रिसर्च के बाद क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोडक्शन में भेजेंगे, और हमारा लास्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे फीडबैक का। ठीक है, तो ABCD हमारा सही सीक्वेंस रहेगा। तो ABCD हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। लेटर प्रेस इज रिलेटेड टू। अब जो लेटर प्रेस है उसको यानी हम किससे रिलेट कर सकते हैं, देखिए हॉट टाइप, आपने सुना होगा हॉट लेटर प्रेस, है ना, तो हमारा ए तो सही है। कोल्ड टाइप ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलेगा नहीं। नेगेटिव पैलेट ना ही। हमारा सॉलिड, हाँ सॉलिड टोन में होगा, सॉलिड होते थोड़े से, तो हमारा हॉट और सॉलिड ए और डी ऑप्शन में यहाँ पे सही होगा हमारा ए और डी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सामने। फाइंड आउट द नेम ऑफ पर्सन नोन एज पेंटर एज वेल एज स्कल्पटर। पेंटर और स्कल्पटर दोनों है, उसको हमें पहचानना है।
तो चिंतामणि कर बिल्कुल ये स्कल्पटर भी थे और पेंटर भी थे। भावेश कुमार सन्याल, देखिए ये पेंटर भी थे और स्कल्पटर भी थे, ये भी बिल्कुल सही है। और आते हैं इसके बाद सुनील पाल, ये भी पेंटर थे और स्कल्पटर थे। तो हमारे ये माधव भट्टाचार्य स्कल्पटर में आएंगे, ठीक है, तो ये पेंटर नहीं है। तो हमारे पहले 3 सही है, ABC। तो हमारा ABC, हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड को जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड एंड साउंड पेंटिंग है जियोकोमो बाला की। सिटी स्क्वायर, ये है अल्बर्टो जियोकोमोती की। और रामायण, ये है जामिनी रॉय की। और हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस का। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे लग चुका है। हमारा हो जाएगा दूसरा, चौथा और तीसरा, दूसरा, चौथा और तीसरा, पहला। तो हमारा 3rd ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन वुड कट प्रोसेस। जो वुड कट प्रोसेस है हमें उसे चुनना है। हम वुड में एनग्रेविंग भी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, इंकिंग करते हैं, बट कास्टिंग हम नहीं करते। कास्ट हम मेटल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हमारा ABC यहाँ पे सही है। तो ABC हमारा ये रहा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, BAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द स्कल्पटर। ये मूर्तिकारों के नाम है जिसको हमें सीक्वेंस में लगाने हैं उनकी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे सबसे पुराने जो है ब्रुनेल्सी। इनका जन्म 1377 में होता है और ये फ्लोरेंस मतलब इटली के ही रहने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं बर्निनी, ये भी इटली से है। इनका जन्म 1598 में होता है। ठीक है, फिर आते हैं हैंसन से पहले आएंगे मत्तीस का जन्म 1869 में होता है और ये फ्रांस के हैं। ठीक है, बर्निनी और बुनेल्सी हमारे इटली के हैं और हैंसन हमारे US से हैं। US मतलब अमेरिका, और इनका पूरा नाम डॉन हॉन्सन होना चाहिए और US 1925 में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये उनके डेट ऑफ बर्थ लग गए। आर्टिस्ट जो थे मूर्तिकार, स्कल्पटर, इनके डेट ऑफ बर्थ लगा दिए जिससे आपको आसानी हो जाए इनके सीक्वेंस में लगाने की। तो सबसे पहले आएंगे 1377 बुनेल्सी, B आएगा। तो B वाला ऑप्शन ये रहा। फिर देखते हैं A बर्निनी सही है, D मत्ती सही है और C हैंसन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने, मैच द लिस्ट 1 विथ 2। तो हमें शेप, देखिए शेप क्या होता है हमारा, 2 डायमेंशन होता है। जैसे शेप में आप रेक्टेंगल देखोगे, ट्रायंगल देखोगे, तो ये क्या होता है, ये शेप होता है। ठीक है, स्क्वायर देखोगे, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे शेप में आते हैं, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। और फॉर्म क्या होता है, फॉर्म जब 3 डायमेंशन आ जाते हैं। 3 डायमेंशन बोले जब, देखिए ये 2 डायमेंशन में होते हैं हमारे शेप, यानी हम जब स्क्वायर को उसका 3rd डायमेंशन दे देते हैं तो हमारा जो स्क्वायर होता है वो बॉक्स में बन जाता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो बॉक्स में बन जाता है ना, जो हमारा ट्रायंगल होता है वो पिरामिड में बन जाता है 3rd डायमेंशन आते ही। ठीक है, आप देख सकते हो। तो 3rd डायमेंशन हमें फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल से भी यहाँ पे बता दिया कि 3rd डायमेंशन आते ही कैसे एक रेक्टेंगल वाला 2D शेप 3D शेप में एक बॉक्स की तरह दिखता है। ठीक है, और वैल्यू होता है हमारी कलर की, वो वैल्यू कलर की ह्यूनेस जो हमें व्हाइट और ब्लैक से थोड़ी सी ऐड करते हुए लाइट और डार्क की ओर ले जाती है। और यूनिटी होती है, जिससे आपको पता है यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, तो वो हम डिजाइन पेंटिंग वगैरह में भी यूज करते हैं, लुक एंड फील के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस यहाँ पे लग चुका है 2 1 4 3। तो हमारा 2 1 4 3 हमारा 3rd ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने, हु वाज द पॉपुलराइज कलर विस्कोसिटी प्रिंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कलर विस्कोसिटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस मतलब फाउंडर ही है एक तरीके से, स्टैंडलर हाइटर। देखिए स्टैंडलर विलियम हाइटर नाम है इनका पूरा, और एडलियस 70 के पार्ट यानी फाउंडर है ये, और एडलियस 70 में ही विस्कोसिटी खोजी गई थी। ठीक है,
तो ये है हमारे स्टैनली हाइटर, जो एक ब्रिटिश स्कल्पटर है यानी प्रिंट मेकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। फाइंड आउट द करेक्ट साइज ऑफ पेपर। हमें पेपरों के साइज को मैच करने यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा रॉयल। रॉयल का जो साइज होता है वो अमेरिका वगैरह की साइड ज़्यादा पूछा जाता है, जो है 25 बाय 20 इंच में। ठीक है, इसका मतलब होता है इंच। ये जो 2 डॉट लगी है इसका मतलब इंच होता है। आइवरी का साइज होगा यहाँ पे 22 इंच बाय 28 इंच। ठीक है, इंपेरियल का साइज होगा यहाँ पे 22 इंच बाय 30 इंच। और 6 जो A6 होता है उसका साइज 4 इंच बाय 5.8 इंच होगा। ठीक है, और देखिए कई सारे नाम होते हैं, कई सारे साइजेस होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपेरियल यूज़ किया जाता है, आइवरी यूज़ किया जाता है, और A6, A4, A3, A2, A1। ठीक है, और ये रॉयल वगैरह का तो फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा था ये। और अगर आपको इसको ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना है तो मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये देखिए, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है कि ये बुक के जो साइज़ होते हैं, ड्राइंग पेपर के साइज़ होते हैं, इसको और एक्सप्लोर करना है तो मैंने यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि फुल स्कैप का ये साइज़ है, डेमी का साइज़ ये है, मीडियम का साइज़ ये है, रॉयल का ये साइज़ है, इंपेरियल का। यहाँ पे हम आइवरी यूज़ करते हैं तो हर जगह आइवरी को एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, एलिफेंट में ये यूज़ करते हैं, डबल एलिफेंट में यूज़, एटलस में ऐसा ये वाला साइज़ है, कोलम्बियर में ये वाला साइज़ है, और एंटीक्यूरन में ये वाला साइज़ है। ठीक है, इंच में ये दे रखे हैं और ये mm में है, और सेंटीमीटर में आप 1 पॉइंट आगे कर दोगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएंगे ये, और इनके यहाँ पे रेशो भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप उतार सकते हो इसको। ठीक है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये सारा आपके सामने रखा है। तो ये हो गया हमारा। तो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस लगा लेते हैं, ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा पहला। तो हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने। नेम द आर्ट मूवमेंट दैट वाज बोर्न ड्यू टू कोलैप्स ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यू ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यानी कौन सा ऐसा आर्ट मूवमेंट था, कौन सा ऐसा मूवमेंट चला जिसने यानी सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज थी वो खत्म कर दी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 4, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये जो दादाइज्म है ना, इसके अंदर यानी ये मूवमेंट चला था। बेसिकली आपको पता होगा जो ड्यूचैम्प थे इसके फाउंडर में यानी माने जाएंगे ड्यूचैम्प। तो ड्यूचैम्प ने यानी सोसाइटी को अपोज करने के लिए एक एंटी वॉर यानी कह सकते आप जो फाउंटेन लगाया था वो एंटी सोसाइटी को यानी अपोज करने के लिए था, कि जो सोसाइटी कर रही है वॉर वगैरह उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे ये टॉयलेट सीट वगैरह उसने एग्जीबिशन में लगाई थी। तो उसने उनकी आप देखना कि ये एंटी वॉर कैसे यानी उन्होंने सोसाइटी को अपोज करते हुए अपना यानी आर्ट को प्रमोट किया था, रेडीमेड आर्ट लेके आए थे ऐसा समथिंग। ठीक है, तो इसलिए ये दादाइज्म से काफी रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। द टूल गॉज इज यूज्ड। देखिए गॉज क्या होता है, फ्लैट नहीं, थोड़ा सा राउंड होता है, हाफ राउंड। हाँ देखिए, हाफ राउंड होता है चीजल फॉर कार्विंग वुड। पॉइंटेड चीजल तो हमें यानी स्टोन कार्विंग में होती है यूज, और क्ले में तो यानी क्ले में तो लकड़ी वाली स्टिक्स वगैरह यूज होती हैं। फ्लैट चीजल तो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। तो गॉज का परफेक्ट मीनिंग यही होगा कि एक आपका हाफ राउंड, थोड़ा सा जो आगे से हल्का सा मुड़ा होता है ना, आप फिर ऐसे ये रोड की तरह आगे की तरफ जाता है, और यहाँ पे हमारा जो हैंडल लगा होता है, और उसी हैंडल से हम पकड़ के यानी उसको वुड को कार्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे सामने, और आपने बिल्कुल हाफ सेंचुरी कर चुके हो क्वेश्चंस की। 100 क्वेश्चन में बिल्कुल आधे लेवल पे पहुंच चुके हो। तो 50वां क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रेयर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ब्रेयर है उसको हम क्या कहेंगे, रबर रोलर कहेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में बिल्कुल गलत दे रखे। देखिए, ब्लॉक ऑफ वुड, गम एरेबिक, स्क्वीज। तो ये रबर रोलर होता है। ब्रेयर एक जो टर्म में शब्द है वो रबर रोलर के लिए यूज किया जाता है।
और हम ये वुड के ऊपर भी यूज़ करते हैं, लिनो के ऊपर भी यूज़ करते हैं। बेसिकली प्लेट के ऊपर इंक लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। हे गाइस, आपने पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लिए और नेक्स्ट 50 करने के लिए आपको सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा। और उस सेकंड पार्ट की जो वीडियो होगी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाकर आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आगे समय यानी लंबे समय तक वो रिटेन रह पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। थैंक यू सो मच।